तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ हमेशा अपडेट में रहेंगे। ठीक है। और पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए, क्लास नोट्स को प्राप्त करने के लिए, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ़िलहाल हम बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। और अब तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं बेटा, उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। कहता है कि अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी ये मानता है कि, ठीक है, अधिगम यानी कि सीखना कब ऐसा होता है, असहायता यानी कि लाचारी होता है जब व्यक्ति क्या मान लेता है। कहता है में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लिए लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। कहता है प्रयास क्षमता को प्रभावित करके उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय हैं या शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रणीय हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है। और आप लोग आंसर देते हुए चलें, लास्ट में स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितना किया। अधिगम बेटा देखो, अधिगम असहायता यानी कि लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी ये मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। यदि शैक्षणिक गतिविधियों को ठीक ढंग से संचालित किया जाए तो अधिगम असहायता यानी कि लाचारी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अधिगम का तात्पर्य सकारात्मक रूप से सीखने की प्रक्रिया से लगाया जाता है। ठीक है। तो अधिगम का जो तात्पर्य क्या होता है, सकारात्मक सोच पर होता है, रूप से सीखने की प्रक्रिया पर क्या होता है, लगाया जाता है। लेकिन अगर बच्चा ये सोचेगा कि शैक्षिक गतिविधि के परिणाम जो होते हैं अनियंत्रित होते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 वाला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है। तो थॉर्नडाइक का कौन सा इसमें से नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है। देखो, तत्परता का सिद्धांत बिल्कुल थॉर्नडाइक का ये नियम है। अभ्यास का सिद्धांत बिल्कुल ये है। प्रभाव का सिद्धांत ये भी है। लेकिन सीखने का प्रबलन का सिद्धांत बेटा ये नहीं है। ठीक है। तो सीखने का प्रबलन का सिद्धांत ये आपका सिद्धांत नहीं है। ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिया था आपका हल ने दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कहता है स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। पुरुष सुझाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो 13 का आपको उत्तर बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका जेंडर वाइज से लिया गया है। ठीक है। तो आपको सत्य कथन बताना है। यहाँ पे बच्चा बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है। देखो, पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन उत्तर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेंडर वाइज नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पे रूढ़िवादिता नज़र आ रही है। क्योंकि पुरुष, हम इसमें ये कहा जा रहा है कि पुरुष जो होते हैं लड़कियों से यानी कि स्त्रियों से क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या दिखाता है, रूढ़िवादिता को दिखाता है। इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। कहता है स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक। अब आपको लगता होगा सर कि इसमें स्त्रियों को अच्छा बताया जा रहा है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नहीं बेटा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका तर्क मैं अभी देता हूँ। ठीक है। पुरुष सुझाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसमें भी पुरुष को अच्छा बताया जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, ये ऑप्शन आपका ठीक होगा। अब कैसे होगा ये वाला ऑप्शन, आप मैंने कैसे काटा है वो मैं भी बता देता हूँ। देखो, सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः ये माना जाता है कि स्त्रियों में जो स्मृति कौशल होता है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है, जबकि पुरुषों में जो गत्यात्मक योग्यता अधिक होती है। किंतु ये प्रत्येक स्थिति के लिए सत्य नहीं है। ये तो आपको पता ही होगा कि लड़कियां भी एथलीट वगैरह में जा सकती हैं। लैंगिक असमानता का आधार क्या होता है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, स्त्रियों का जो हस्तलेख होता है पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। कहता है सक्रिय सुझाव और बातचीत, वेदन और बार बार अभ्यास, सामग्री को रट्टा मारना,
याद करना, मैंने बताया था आप लोगों को, रट्टा मारना, याद करना, परिभाषा देना, व्याख्या देना, सिर्फ आ जाए, केवल आ जाए, ये सब ऑप्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। उत्तेजना, प्रतिक्रिया, संग, ठीक। कहता है वेदन को बार बार अभ्यास करना, बार बार अभ्यास नहीं करना है। जो 2005 क्या कहता है, देखो 2005 कहता है कि स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़कर, ठीक है, उसके परिवेश से जोड़ना, रट्टा मारने से दूर करना, ये उसके नियम है, ठीक। तो क्या क्या इसके नियम है, और कहता है कि इसका एक नियम ये भी है कि सक्रिय जुड़ाव और बातचीत के महत्व पर बल देती है। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को जीवन के बाहर के जीवन से जोड़ना, रट्टा मारने की विधि से शिक्षण को क्या करना है, स्थानांतरित करना है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का जो मुख्य सूत्र लर्निंग है, सूत्र लर्निंग, जो सूत्र लर्निंग है आपका, वो क्या है, वो है आपका लर्निंग विदाउट बोर्डम, ये इसका लर्निंग सूत्र है। फिलहाल हमारा जो उत्तर होगा आपका, सक्रिय सुझाव आ जाना चाहिए और बातचीत आ जाना चाहिए, ठीक है। बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं इसमें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है कि गतिक कौशलों में अधिगम निरयोगिता क्या कहलाती है। जो गतिक कौशल होते हैं, कहता है डिस्फेजिया कहलाती है, डिस्प्रेक्सिया कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है, डिसकैलकुलिया कहलाती है। देखो डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलेटर से बना हुआ है, यानी कि ये गणित से संबंधित विकार है आपका। डिसलेक्सिया आपका जो है पढ़ने से संबंधित है, ठीक। एक और आता है आपका डिसग्राफिया, ग्राफ में से होता है बेटा लिखना, यानी कि ये लिखने से संबंधित विकार होता है, ठीक। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आपका। देखो गतिक कौशल में अधिगम निरयोगिता क्या कहलाती है, डिस्प्रेक्सिया कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है आपकी, अधिगम में जो निरयोगिता होती है, गतिक कौशलों में अधिगम निरयोगिता क्या कहलाती है आपकी, डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। ये अप्रेक्सिया का ही क्या होता है, ये अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार होता है, जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में हुई क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाता। वे अपने हाथ एवं आंखों के मध्य समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। और डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा संबंधित विकार है, ये आपका तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया कि जो हमारा डिस्प्रेक्सिया है वो कैसा है, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। सेंसरी आप लोग नोट कर लीजिए, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। यानी कि शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए आपको बताना है कौन सा होगा उत्तर। कह रहा प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों को प्राप्त नंबर के हिसाब से आपको श्रेणी में नहीं बांटना है कि तू कम पढ़ाई में तेज़ है, तू तेज़ पढ़ाई है, तू बहुत ब्रिलियंट है, तू गधा है, इसमें बेटा बच्चों को नहीं बांटना है। ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, बिल्कुल ग्रेडिंग में क्या होगा, ऑप्शन सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि ग्रेडिंग में क्या होता है, किसी को ए मिलता है, बी मिलता है, किसी को सी मिलता है, किसी को डी मिलता है, किसी को ए प्लस, किसी को बी प्लस। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे में ये पता नहीं चल पाता है, ना ही बच्चा इसमें अंदर से निराशा होती है कि यार मैं फ़ेल हो गया, है ना इसमें पास और फेल का मसला होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो ग्रेडिंग पद्धति में क्या होता है, प्रयोग छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे उत्तम होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बताऊँगा। तुलनात्मक, देखो अगर आप बच्चों में तुलना करेंगे ये भी गलत है कि तू गधा है, तू ब्रिलियंट है, ये भी गलत है। उपरोक्त सभी होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका वैसे भी ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की संकेत करती है। अनुकरण और दोहराना। अनुकरण बेटा अगर प्याजे के हिसाब से देखेंगे तो हमारा संवेदी पेशी अवस्था में आएगा। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 4 वर्ष तक चलती है। अब इनमें से 0 से 4 वर्ष कौन सी अवस्था आती है, हमारी शैशवाही अवस्था आती है, ठीक है। और अनुकरण बच्चा शैशवावस्था में ही करता है, बार बार दोहराता है, मामा मामा चाचा चाचा, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि
निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बेटा नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का उल्लेख आपका इसमें से नहीं करता है। कहता है याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। बिल्कुल, याद तो वैसे भी हमारा गलत है कि याद रखने की बजाय अगर आप सीखने पर बल देंगे तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है। देखो, छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की क्या करना प्रणाली से है। सतत और व्यापक मूल्यांकन किससे है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। देखो, ये एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित होती है। ठीक, ये आप लोग समझ गए। फिलहाल हमारा ये उत्तर ठीक है, लेकिन हमसे नहीं पूछा है, ये नहीं होगा। छात्रों में सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, बिल्कुल ये भी ठीक है, मगर ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि उसके परिवेश के बारे में निर्णय लेना जानना, तभी तो आप जब कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे तो उसके परिवेश से, यानी कि जो उसका एक परिवेश है उससे जोड़कर पढ़ाएंगे, बच्चा जल्दी सीखेगा। ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा, हमसे नहीं वाला पूछा है। कहता है कि अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, बिल्कुल गलत है। हमारे शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं चल रही है, हमारी क्या चल रही है बेटा? बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। कैसी चल रही है? बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, इसलिए ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा। फिलहाल हमारा उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला। नीचे वाला भी देख लेते हैं कि बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशल के विकास पर सहायता देना, बिल्कुल ये भी ठीक है। हमारा उत्तर नहीं होगा, उत्तर तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं, बिल्कुल अपने आप से बातचीत करते हैं, बिल्कुल। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये वाक्य क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की, देखो, बच्चों के द्वारा खुद से बातें करना लेव वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच कहलाता है। आप लोग इंग्लिश में देखेंगे, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि बेटा इसके नाम क्या होते हैं, बहुत बदले होते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। आपका कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक विकास का सिद्धांत। देखो, कहता है उनकी आत्मकेंद्रितता को दर्शाता है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो शब्द आत्मकेंद्रितता है ये किसका है? आपका पियाजे का है। ठीक है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और कहता है कि उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, ये भी गलत है आपका। ठीक, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है। देखो, विकास में बाधा तो नहीं डालता है, बार बार अपने आप से बातें करना प्राइवेट स्पीच कहलाता है, यानी कि उनको अपनी सोच नियमित करने में क्या करता है? मदद करता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है कि आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, केवल दृश्य का करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? सबसे कम लाभ किसको होगा यदि आप केवल दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो सबसे कम किसको नुकसान हो, सबसे कम लाभ किसको होगा? यानी कि नहीं पूछ रहे हैं वो, जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं। देखो, जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं उनको लाभ होगा, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं क्या उनको, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं क्या उनके, या जो आंखों से अधिक देख पाते हैं उनको। देखो, अधिगम को सरल बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली इस सामग्री से सबसे कम लाभ उन छात्रों को होगा जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। अब आपका वो सर ऐसा क्यों? विजन उच्च स्तर के, देखो वो इसलिए क्योंकि ये किसी भी चीज़ का शीघ्र ही समझने की क्षमता रखते हैं और जल्दी समझ लेते हैं। यानी कि दृश्य सामग्री में उन साधनों को सम्मिलित करते हैं जिनमें केवल देखने वाली इंद्रिय का प्रयोग होता है ना। अब दृश्य श्रव्य को ही लिखा हुआ है, यानी कि सुनने वाली, केवल देखने वाली, ठीक है, प्रयोग होता है। इनके अंतर्गत जैसे कि आपकी पुस्तक हो गई, चित्र हो गया, मानचित्र हो गया, आपका ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, श्यामपट हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, संग्रहालय स्लाइड हो गई, आदि को हम क्या करते हैं? शामिल करते हैं। कक्षा में दृश्य सामग्री से पढ़ने के सामान्य स्तर एवं निम्न स्तर के छात्रों को सबसे अधिक लाभ होता है। तो ठीक है, जो सामान्य होते हैं और जो निम्न होते हैं, लेकिन जो उच्च होते हैं बेटा उनको लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से समझ लेते हैं और फिर वो बोर होने लगते हैं, दूसरे बच्चों को क्या करते हैं, कभी कभी परेशान भी करते हैं। तो फिलहाल उत्तर हो जाएगा दूसरा। आज के क्वेश्चन कैसे लगी, इसको आपने कितना किया जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।